So when we talk about the sources of financing working capital, yani if a firm is in need of working capital requirement, then they have to decide कि उन्होंने ये जो working capital need अपनी पूरी करनी है, वो उसके sources क्या होंगे. लेकिन उससे पहले they should be very clear कि उनका type of working capital कैसा होगा. उनको permanent working capital चाहिए कि temporary working capital चाहिए. Because then only they will decide कि उनको short term sources of fund से पैसे इकट्ठे करने हैं कि long term sources से पैसे इकट्ठे करने हैं. जब वो short term sources से वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरी कर रहे हैं, दैट विल लीड टू करंट लायबिलिटीज, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स उन्होंने अरेंज करे हैं. लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, दैट विल लीड टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लाइक शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, रिटेन अर्निंग्स. नाउ लेट अस डू दिस. शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस कैन बी इंटरनल as well as external source of working capital. When we talk about short term internal source, तो टैक्स प्रोविजंस जो कंपनी ने क्रिएट किए हैं वो यूज कर सकते हैं, डिविडेंड प्रोविजंस क्रिएट किए होते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज, दैट आर बैंक लोन्स, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, कैश क्रेडिट ले सकते हैं, ट्रेड डिपॉजिट्स, बिल डिस्काउंट करवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स बैंक से ले सकते हैं, इंटर कॉर्पोरेट यानी किसी और फर्म या कंपनी से शॉर्ट पीरियड के लिए लोन ले सकते हैं, कमर्शियल पेपर के थ्रू ये लोन ले सकते हैं जिसको हम अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं. सो दीज आर द वेज कि किस तरह से वो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल सोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं. सो अगेन रिपीट, अगर एक फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो वो इंटरनल सोर्स भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है. When we say internal source means जो उन्होंने ऑलरेडी खुद क्रिएट कर रखे हैं, लाइक टैक्स का कोई प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है, डिविडेंड का प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है, तो नॉर्मली दे यूज द इंटरनल सोर्स, प्रोविजंस यूज करते हैं. When we talk about external source means किसी और कंपनी से इंटर कॉर्पोरेट लोन हो गया, कमर्शियल पेपर के थ्रू उन्होंने क्रेडिट अरेंज करा, ट्रेड क्रेडिट लिया, यानी उधार पे परचेजेस करी, बैंक ओवरड्राफ्ट करा, अपने अकाउंट से ओवरड्रॉ करना, देन लोन लेना, शॉर्ट टर्म लोन्स, लेटर ऑफ क्रेडिट ये बैंक फैसिलिटी देता है जिसमें हमें क्रेडिट पे. कमर्शियल पेपर बताना फिर से. सो लेटर ऑफ क्रेडिट से पैसा अरेंज हो सकता है. देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी बैंक के पास जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करते हैं. नाउ ये वेज क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं दैट इज रेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म. दे आर डिपेंडेंट ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स. हमारी किसी के साथ डीलिंग बहुत अच्छी है तो उसने मुझे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन दे दिया, या उधार पे, यानी मैंने परचेजेस करी तो मेरे से अभी वो पेमेंट नहीं ले रहा है, ही गेव मी 3 months और 6 months टाइम. तो ये मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म वे है वर्किंग कैपिटल अरेंज करने का. नहीं तो मुझे अभी के अभी पैसे देने पड़ने थे, मेरे पास टाइम पीरियड है कि मुझे इसे पेमेंट 3 months या 6 months के बाद पे करनी है, लेकिन दिस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, but it is very helpful in solving the temporary capital working capital crisis. Second is commercial paper. ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो कि लार्ज बैंक्स एंड बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती है क्रेडिट रेटिंग के बेस पे. दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर बैक्ड बाय कॉर्पोरेशन प्रॉमिस टू पे द फेस वैल्यू ऑन द मैच्योरिटी डेट. किसी बैंक को पैसों की जरूरत है, लार्ज बैंक, बहुत बैंक्स इसमें डील करते हैं, तो जैसे वो बैंक या कोई कंपनी शेयर बेचती है तो वो अपने कमर्शियल पेपर्स मार्केट में लॉन्च करते हैं. इस कमर्शियल पेपर की वैल्यू लेट्स सपोज उन्होंने रखी है 20 रुपीज, तो आप जितने भी कमर्शियल पेपर्स लोगे मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा. तो मैंने ये कमर्शियल पेपर एक बैंक का खरीदा तो मैंने उस हिसाब से इस बैंक को पेमेंट कर दी. लेट्स सपोज मैंने 50,000 के कमर्शियल पेपर रखे. एक्चुअल में ये टोटल वैल्यू अनाउंस की जाती है, कमर्शियल पेपर 50,000 के हैं कि 40,000 के हैं, टाइम पीरियड क्या है, ये सारा कुछ फिक्स किया जाता है. तो लेट्स सपोज ये 50,000 के कमर्शियल पेपर मैंने किसी बैंक के खरीदे. दैट मीन्स वो बैंक प्रॉमिस कर रहा है कि आपके जो हमने 50,000 लिए हैं वो 6 months के हैं. नॉर्मली ये इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के होते हैं, दैट इज 7 days,
से लेके मैक्सिमम 1 ईयर तक जाते हैं। तो लेट्स सपोज 6 मंथ्स का टाइम पीरियड बैंक ने अनाउंस करा, तो मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए उस बैंक के कमर्शियल पेपर में। तो उस बैंक ने प्रॉमिस किया था कि आपको मेच्योरिटी डेट जो 6 मंथ्स के बाद बनती है उस पे एक फेस वैल्यू उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी कि हम आपको 50,000 के बदले में इतने पैसे देंगे। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोविजन कि जिनको पैसों की जरूरत होती है वो कमर्शियल पेपर के थ्रू भी पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। So they can be sold either directly or through a dealer. They can be issued with a denomination of 5 lakh or its multiples. यानी वो लार्ज अमाउंट के 5 लाख और इट्स मल्टीपल के भी इशू हो सकते हैं। Now next is trade credit. Trade credit is an arrangement in which a firm buys goods or services without making any immediate cash payment. If a firm buys raw material from the supplier on credit, it gets raw material for utilization immediately, and they have to make the payment to the supplier at the later date. So जो temporary working capital की requirement है वो इस तरह से पूरी होती है। Normally इस वे को हम spontaneous या transactional source of funds भी कहते हैं। Immediately अगर हमें पैसे नहीं है हमारे पास तो हम ट्रेड क्रेडिट में डील करेंगे ना। क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अगर वो हमें कैश में ही लोन दे देते हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का पैसे उधार दे देते हैं, उसको हम इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। लेकिन अगर हमने कोई चीज खरीदी है, रॉ मटेरियल खरीदी है, गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं उधार पे, फिर हम उसको ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी है जो बैंक देता है, विच इज a facility given by a bank to allow the firm to borrow up to a certain limit. हमने उनके पास अकाउंट खोला है, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो हमारे को एक लिमिट मिली होगी कि हम अपने अकाउंट से कितना अमाउंट ओवरड्रॉ कर सकते हैं। लाइक 50,000 अगर बोला है उन्होंने, दैट मीन्स अगर हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है तो भी हम बैंक से 50,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं या चेक इश्यू कर सकते हैं किसी पेमेंट करने के लिए। So overdraft is a flexible source of finance as a firm uses it only when the need arises. However, an overdraft is technically repayable on demand even though a bank is likely to give a prior notice of intention to withdraw agreed overdraft facility. That means एक बैंक ये पैसे देता है on demand, अगर कस्टमर डिमांड करे, फर्म डिमांड करे, एंड ये फैसिलिटी कभी भी बैंक वापस ले सकता है उस कस्टमर से, लेकिन उनको उसका नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, लोन तो सबको पता ही है, हम शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन बैंक से ले सकते हैं एंड वी हैव टू पे द इंटरेस्ट on the loan amount also. Now, what is letter of credit? It is a document that a financial institution issues to a seller of the goods or services, which says that a issuer will pay the seller for goods and services the seller delivers to a third party. Simple words में financial institution means ये बैंक एक डॉक्यूमेंट इशू करता है इसके लिए अपने कस्टमर के बिहाफ पे। ये नॉर्मली इशू होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के केसेस में। नाउ ये क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह की गारंटी होती है जो एक बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे दे रहा है कि वो टाइमली पेमेंट कर देगा जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज उसको रिसीव होंगे। नहीं तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के केस में प्रॉब्लम क्या होती है, जो एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स सप्लाई करना है, ठीक है, मान लो ये इंडिया में है जिसने गुड्स सप्लाई करना है बाहर अमेरिका में, तो ये जो इंपोर्टर है वो अमेरिका का है, इसने तो गुड्स एंड सर्विसेज भेज दिए। नाउ क्या गारंटी है कि ये टाइमली पेमेंट कर देगा? तो इसको ये डर होगा एक्सपोर्टर को, क्या मुझे टाइम पे पेमेंट आएगी? ये ना हो गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स मिल जाए और वो पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दे। दूसरा, इस इंपोर्टर को ये डर होगा कि मान लो मैंने एडवांस पेमेंट जो करी है, मैंने एडवांस पेमेंट कर दी, ऑर्डर दे दिया और उसके बाद ये एक्सपोर्टर मुझे माल ही ना भेजे, तो जो मैंने एडवांस पेमेंट करी है वो ना डूब जाए। तो इन दोनों के बीच में जो वो रोल प्ले करता है वो बैंक रोल प्ले करता है, जो बैंक ओवरसीज डीलिंग्स करते हैं। तो ये बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है अपने कस्टमर एक्सपोर्टर के बिहाफ पे दैट ही विल supply the goods and services, and importer की भी guarantee involved होती है that he will pay the money. So this document is essentially a guarantee to the seller that it will be paid.
किसको गारंटी मिल रही है? एक्सपोर्टर को, दैट ही सेलर को, दैट ही विल बी पेड बाय द इशूअर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। और एक्चुअल में ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होती है ऑन बिहाफ ऑफ द बायर यानी इंपोर्टर। अपॉन द फेलियर, अगर ये फेल करता है, बायर फेल करता है, इंपोर्टर फेल होता है पे करने से, तो ये जो बैंक है जिसने ये लेटर ऑफ क्रेडिट इसके बिहाफ पर इस एक्सपोर्टर को पहुंचाया, तो ये बैंक ही पे करेगा ये अमाउंट। इन दिस वे द रिस्क दैट द बायर फेल्स टू पे इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द इशूअर थ्रू अ लेटर ऑफ क्रेडिट। Now last external source of short-term funds is purchasing and discounting of bills. ये हम सब पहले कर चुके हैं कि अगर डिस्काउंट करवाए जाते हैं बैंक में बिल, तो बैंक बिल जो डिस्काउंट करता है उस पर कुछ चार्जेस कट करता है ना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते क्या है? मान लो मैंने कुछ उधार पे, मेरी कंपनी है, मैंने कुछ उधार पे अपने गुड्स बेचे हैं और मैंने वो बिल ड्रॉ करा है किसी कस्टमर पे जो है मिस्टर ए। उससे मैंने जो पेमेंट लेनी है वो 50,000 लेनी है, लेकिन इस बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 मंथ्स का टाइम पीरियड डला हुआ है कि ये पेमेंट मुझे मिस्टर ए 3 मंथ्स के बाद करेगा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत आज पड़ गई। तो ये मैं बिल ले जाती हूँ बैंक के पास और ये बैंक के से ये बिल डिस्काउंट करवा देती हूँ। तो बैंक को तो पेमेंट ये 3 मंथ्स के बाद ही मिलनी है। मिस्टर ए अब किसको पेमेंट करेगा? बैंक को पेमेंट करेगा। तो बैंक ये सर्विसेज देने के लिए मान लो 10% चार्जेस लेता है, तो वो मुझे पेमेंट करेगा 4500। तो बैंक को भी अर्निंग्स हो जाती हैं बिल डिस्काउंट करके 500 रुपीज। एंड मेरे को फायदा क्या हुआ कि आई एम सॉरी 10% ऑफ 50,000 5,000 सॉरी 500 चार्जेस काट के 49,500 रुपीज बैंक ने मेरे को पे कर दिया। तो मैंने एक छोटी नॉमिनल अमाउंट डिस्काउंट करके मेरे पास पैसे अवेलेबल हो गए हैं फॉर माई नीड्स, दैट इज 49,500 रुपीज। तो दैट इज द बेस्ट वे टू मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। Now next is, अगर एक फर्म को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, यानी अगर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करना है, उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए, कोई फिक्स एसेट परचेज करने के लिए पैसे चाहिए, या किसी भी पर्पस के लिए उनको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म भी एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं। नाउ इंटरनल क्या है? रिटेन अर्निंग्स या डेप्रिसिएशन प्रोविजंस जो क्रिएट होते हैं वो इंटरनल सोर्स हैं, लेकिन इस सोर्स से लार्ज अमाउंट नहीं क्रिएट हो सकती। तो फर्म रिलाई करती है एक्सटर्नल सोर्स पे, लाइक शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, बैंक से टर्म लोन्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन देते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ये पब्लिक डिपॉजिट्स के टाइम पीरियड जो है इंक्रीज कर दिया गया है, पहले वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का होता था क्योंकि वो शॉर्ट टर्म माने जाते थे। अब ये कैटेगरी हो गई है 5 to 7 ईयर्स की। सो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज बन गए हैं। लोगों से डिपॉजिट ले सकती है एक कंपनी और वो डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकती है। देन ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग्स, ये इंटरनल सोर्स है, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स। ये इंटरनल सोर्स है जिससे वो लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सकते हैं। So these are the ways in long-term financing as well as the short-term finances जिसके थ्रू एक फर्म फंड्स क्रिएट कर सकती है फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।